व्हाई डू यू थिंक कि आईवीएफ आपकी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, पहले बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करके फिर हम आईवीएफ की तरफ आएँ, क्योंकि शायद ये कॉस्टली है या फिर ये टाइम टेकिंग है कुछ? देखें, यस, इट इज़ इमोशनली ड्रेनिंग, इट इज़ फाइनेंशियली ड्रेनिंग, इट इज़ फिजिकली ड्रेनिंग. आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरह वो ड्रेन होते हैं हर तरह से. लेकिन हमारे सेंटर पे व्हेन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, जैसे कि 2 मिलियन काउंट है, नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ट्यूब्स टोटली डिस्ट्रॉयड है, वो एग पिक ही नहीं कर सकती, या एग्स इतने थोड़े हैं कि हम उनको हाइपर स्टिमुलेट हाईएस्ट डोज दे के तो हमें ओवरी में बहुत थोड़े एग्स मिल रहे हैं. जैसे सारी ऑप्शंस करके पीरों फकीरों के पास से होके जब पेशेंट हमारे पास आईवीएफ के लिए आता है तो वो 38-40 ईयर्स की हो चुकी होती है. Oh my God. फिर एग की क्वालिटी भी खराब होती है. सो दीज आर द पेशेंट जिनके ऊपर फिर हम वक्त जाया नहीं करते. तो आप डायरेक्टली हम फिर उनको कहते हैं कि वील ट्राई आईवीएफ ऑन यू. इन केस कोई यंग है तो आप बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. बिल्कुल. तो एक्सेप्टेंस कितनी है आईवीएफ को लेके आप पास कपल्स? आपने कहा कि अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है, तो क्या उनकी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है या वो इस चीज़ को छुपाते हैं कि हमने कोई ऐसा प्रोसीजर लिया है? बेटा, जब ये नया नया आईवीएफ आया था ना पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल था लोगों को. दैट वाज वे बैक, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई 20-25 ईयर्स बैक आया था. ओके. तो उस वक्त थोड़ा सा लोगों में थोड़ी थी इसमें रेजर्वेशंस, बट नॉट नाउ. अब मेरा ख्याल है 5% कुछ रेजर्वेशंस होंगी, बाकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है. शुरू के दिनों में लोग बताते भी नहीं थे कि ये जी हमारा बच्चा आईवीएफ से कंसीव हुआ है. Exactly. लेकिन अब तो दे जस्ट टेल एवरीवन ओपन है सब कुछ कि हमने कोई प्रोसीजर लिया था हमने उसके बाद. आईवीएफ करवाया लेकिन है. बिग सिटीज़ में ज़्यादा है और मुझे लगता है कि जो स्मॉलर सिटीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं अभी भी पहुँची. बेटे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि सोशल मीडिया ने अब हर चीज़ इतनी पहुंचा दी. डिसएमिनेट कर दी है कि they don't understand what it is actually. But they hear कि there is a method जिसमें बेबी हो जाता है. ओके, तो उनको ये पता है कि एक मेथड है, हमने डॉक्टर के पास जाना है. मैंने आपको बताया ना, वो कहते हैं जी ट्यूब रख दें जिसमें बच्चा होता है, ताकि वो थोड़ा बहुत उनको है आइडिया. लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता. ये भी आते हैं लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा कि ये करना चाहिए आप, क्योंकि आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इस तरह की चीज़ों की नहीं है. स्टिल कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं कि शायद ये उस तरह से ठीक नहीं है. तो आप इसको कैसे देखती हैं कि लोग ये आपसे क्वेश्चन करते हैं? नहीं बेटे, रिलीजियस ग्रुप्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है. ओके. हाँ, क्योंकि हम डोनर स्पर्म डोनर एग नहीं यूज़ कर रहे, हम हस्बैंड और वाइफ का ही स्पर्म और एग यूज़ कर रहे हैं ना. तो दे डोंट मतलब अपोज अस. डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा इस पे लेक्चर्स दिए हैं कि इफ़ इट इज़ हस्बैंड स्पर्म and egg of the wife, there is no, it is allowed in Islam. It is allowed. So basically हमारे जो स्पेशली पाकिस्तान में आपके पास यही प्रोसीजर हो रहा होता है. जी. कितना कॉस्टली है ये? वेरी कॉस्टली. फिर भी एक रेंज, हाउ मच? देखो, जो एरिया ऐसा है कि अगर मेल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल शादी हुई है, बच्ची 22 साल की है और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस किया गया है और उसमें 1 मिलियन स्पर्म है. ठीक है. अब बच्ची के तो हमें बड़े अच्छे फ्रेश एग्स मिल रहे हैं ना, और हम उसको लोएस्ट डोज ऑफ स्टिमुलेशन देते हैं. बेसिकली टीके बहुत महंगे हैं ओवरी में से एग निकालने वाले. तो जब एक यंग बच्ची होती है उसकी ओवरी बहुत जल्दी हमारा कहना मानती है, स्पिल करती है एग्स. तो हम 50 IUB देंगे अगर FSH का, तो वी विल गेट अ लॉट ऑफ एग्स. 15 इधर 15 उधर दोनों ओवरीज में. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है शायद ओवरी सेल्फिश हो जाती है. जब उसके पास एग्स थोड़े रह जाते हैं ना, वो पकड़ के बैठ जाती है. नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई एम लेफ्ट विद लिटिल, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दीज एग्स. तो हमें फिर 50 की बजाय हमें 450 से 600 IU उसको डेली लगाना पड़ता है. तो दीज इंजेक्शंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. यानी कि जो अफोर्ड कर सकता है वही प्रोसीजर ले सकता है. बस हम फिर
अदर ऑप्शंस देखते हैं। मैंने अब अपने ट्यूटोरियल्स हैं, सर्जिकल ट्यूटोरियल, बिकॉज आई एम अ लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन ऑल्सो। तो मैं लोगों को सिखाना ये चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो यूरोप की हैं, अमेरिका की हैं, उनके अंदर वो कहते हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, ट्यूबों में हमल हो जाए और वो फट जाए, तो निकाल दें ट्यूब और आईवीएफ कर दें। मैं उनको ये सिखाना चाहती हूँ कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी आप उसी वक्त प्लास्टिक रिपेयर करें ट्यूब की। ट्यूब निकाल देना और उसी वक्त प्लास्टिक रिपेयर करने में फर्क है। या सिर्फ आप ट्यूब बचा लें और सिर्फ प्रेगनेंसी निकाल दें उस हिस्से में और उस हिस्से को इंटैक्ट रहने दें, वो भी गलत है, क्योंकि वो ओवम जो है वो फिर उधर ही फंसेगा जो आपने डिफेक्टिव पार्ट ट्यूब का छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो मैं इनको ट्यूटोरियल्स बना रही हूँ, अब वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ जाएंगे, कि मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम सबको आईवीएफ नहीं दे सकते। तो एज गायनेकोलॉजिकल सर्जन्स, द गर्ल्स, द बॉयज़, कुछ हमारे मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, आई वांट टू टेल द कमिंग जनरेशन कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और टेस्ट ट्यूब की जो ट्यूब की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस से होती है। तो अगर एक ट्यूब आपके सामने आई है, उसमें इंटैक्ट प्रेगनेंसी है या वो फट भी चुकी है, तो आप उधर ही क्लैंप लगा के उसी वक्त उसकी प्लास्टिक रिपेयर करें और वो डिफेक्टिव पार्ट को निकाल दें। लेप्रोस्कोपी के थ्रू लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हो सकती है। अगर आपके पास लेप्रोस्कोप नहीं है और आप लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी के माहिर भी नहीं हैं, ओपन द पेशेंट अप and do an open surgery and do a plastic repair of the tube. So लोगों की आसानी के लिए लेप्रोस्कोपी बेसिकली ये होती है कि आप इंटरनली बॉडी के अंदर कैमरा भी इंसर्ट करते हैं और इंटरनली ही सर्जरी हो जाती है, राइट? जी बिल्कुल। यानी कि आपको कट लगाने की सर्जरी वैसे ज़रूरत नहीं होती। छोटा सा कट तो देना पड़ता है इन द अम्बिलिकस, आपके बेली बटन में 0.5 सेंटीमीटर का कट देके, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दिए बगैर आप डिस्टेंड नहीं कर सकते ना एब्डोमन। आप गैस से एब्डोमन डिस्टेंड करते हैं, विजन सही होती है, इंटेस्टाइन पीछे को चली जाती हैं और फिर आपके पास एक एम्प्टी स्पेस होता है सर्जरी करने के लिए। तो एक छोटा सा इंसिजन तो देना पड़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे हम सर्जरी प्रॉपर वाली करवाते हैं। हाँ नहीं, ये उसी दिन पेशेंट घर जा सकती है। और लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब यह है कि नीचे से आप कैमरा डालें इनटू द यूट्रस विदाउट एनी इंसिजन, वो तो आप यूट्रस के माउथ से अंदर जा सकते हैं। और हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मल्टीपल अर्ली अबॉर्शंस, और उनको देखा कि उनका हार्ट शेप्ड यूट्रस है, दिल की तरह का है, या टोटली 2 यूट्रस हैं। तो फिर नीचे से हिस्ट्रोस्कोपिकली आई कैन एक्साइज द सेप्टम नीचे से विदाउट एनी, ऊपर कोई इंसिजन नहीं है, और नीचे से सारी सर्जरी नीचे से हो जाती है। सो इट्स ईजियर, इट्स वेरी इफेक्टिव। क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि ऊपर से जाते थे, यूट्रस खोलते थे, फिर सेप्टम काटते थे, यूट्रस स्टिच करते थे, एब्डोमेन की लेयर स्टिच करते थे। अब ये है कि आई डू एवरी डे।